नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड के लिए मैं मुद्दे सोच रही थी कि कौन से मुद्दे पर मैं चर्चा करूं। तो जो इस समय जो हालात हैं अपने देश के, जो करंट मुद्दे, ताज़े मुद्दे जो चल रहे हैं, उसमें से तो आप सबको मालूम है कि हर जगह पर पूरे देश में किसानों का मुद्दा ही चल रहा है, लोग उसी पर बात कर रहे हैं। तो हम भी लगातार किसानों के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। हमने स्टोरी किया है, लाइव किया है और हमारे शोज अलग अलग गए हैं, वो उस पर आर्टिकल गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ और ज़रूरी जो और भी मुद्दे हैं उन पर भी मैं बात करूं। इस समय कोरोना महामारी का कहर फिर से दोबारा से इस तरह से उभर करके सामने आया है, तो उस पर मैं क्यों ना बात करूं। तो अगर मैं आपको कोरोना के बारे में अभी का ताज़ा अपडेट दूं, तो बिजनेस स्टैंडर्ड्स की 7 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी में कोरोना महामारी के 1515 ताज़ा मामले आए हैं। अब यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,56,397 हो गई है। साथ ही हाल ही में कोरोना से 20 लोगों की मौत भी हो गई है। कुल मिलाकर अभी तक 7,944 लोगों की यूपी में कोरोना से मौत हो चुकी है। ये समय शादियों का मौसम चल रहा है, चारों तरफ शादियों की शहनाई की गूंज सुनाई देती है। सब लोग इस खुशी में सराबोर हैं। हर तरफ भीड़ भाड़ की भरमार है और घराती हूँ चाहे बाराती हूँ, सब लोग बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइज़र के, बगैर सामाजिक दूरी के घूम रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें जो सरकार के लोग हैं, जो सरकारी तंत्र हैं, जो नेता मंत्री हैं, वो इसमें पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी कोरोना को ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामूहिक विवाह भी बड़ी धूमधाम से हो रहे हैं और इस सामूहिक विवाह में भी भीड़ की बहुत भरमार है। कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन शादियों में इन नियमों की खुल करके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे लग रहा है ये सब चीज़ों को देख करके कि सरकार को भी कोरोना को और ज़्यादा फैलने की तनिक भी टेंशन नहीं है। आज मैं आपके सामने सबूतों के साथ में बात करूंगी। तो अपना देश चारों तरफ से मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफ़ों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना महामारी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो अभी तक पूरी तरह से इस बीमारी से निपटने के लिए इंतज़ाम तो नहीं किए गए हैं। ना ही अभी तक इसकी वैक्सीन आई है और ना ही और भी बचाव के खास उपाय हैं। अगर बात की जाए कि इस समय ठंडी का सीज़न है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हर जगह पर खांसी जुकाम जैसे कि बीमारियां फैल रही हैं, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि हम कोरोना जैसे महामारी से बचें, भीड़ भाड़ से बचें, एक दूसरे के संपर्क में ना आएं। लेकिन जो बचाव के कारण हैं वो सारे फेल दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो भाई मैं शादी को ही मानती हूँ। क्योंकि मैंने अपने मोहल्ले में देखा है, कई मैं गाँव में देख रही हूँ, और ख़ास कर तो मैं भैया सोशल मीडिया में देख रही हूँ। और ये तो कहीं से अनजान नहीं है, मतलब कहीं पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोग फेसबुक में फ़ोटो भी डाल रहे हैं, वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें से सरकार अनजान नहीं है। और मैं ये भी बात करूँगी कि सरकार अनजान हो भी कैसे सकती है, जब सरकार ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जो सामूहिक शादियां हो रही हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर बात किया जाए नियम और कानून की, तो सरकार ने जो नियम बनाया है, शादियों के लिए भी शुरू में नियम बनाए गए थे कि ये पहले ये नियम लागू हुआ था कि 50 लोग ही शादी में
जा पाएंगे और उसके लिए उनको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर 50 की संख्या को बढ़ा करके 100 कर दिया गया। अब देखिए, ये इसलिए मैं कहती हूँ कि सरकार का हाथ है कि कोरोना भी जिंदा रहे। अब 100 लोगों को जो परमिशन दी गई है वो 100 लोग के बजाय मैंने देखा है कि 250, 300, 500, 600 तक लोग शादियों में जा रहे हैं। मैं एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने भी रखूँगी कि सरकार के द्वारा जो शादी कराई गई है उसमें जो 15-16 जोड़ों की शादियां हुई है और हर जोड़े के साथ में अगर 100 लोग आए हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ रही होगी। जिला महोबा, ब्लॉक जैतपुर, लक्ष्मी गार्डन विवाह हॉल में 8 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कोरोना महामारी के बीच में 15 जोड़ों की शादियां रचाई गईं। शादी में मुख्य अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। साथ ही यह भी देखा गया कि विवाह स्थल पर परिवार वाले जोड़ों सहित वीडियो प्रशांत कुमार ने भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। ना ही लोगों के बीच उचित दूरी दिखी, ना ही शादी की जगह सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध थे और भीड़ भाड़ की भरमार तो थी ही। यूपी में खुले में मास्क न लगाने पर लोगों को 500 रुपये का जुर्माना भी लगाने का नियम था। यही लगता है कि लोगों में नियमों को तोड़ने को लेकर कोई डर नहीं है। शादी जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह में मास्क न लगाना और दूरी बनाकर न रहना कोरोना महामारी को बढ़ाने में मदद दिखाई देता है। जहां राज्य में हर तरफ कोरोना के नए मामले आ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, ऐसे में ज़िले में सामूहिक विवाह करवाना कितना सही है? वीडियो द्वारा विवाह में मास्क न लगाने का मतलब क्या समझा जाए? क्या ये कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी, कोई ठोस कदम उठाएगी या ऐसे ही कोरोना को जिंदा रखने में मदद करती रहेगी? आप भी सोच रहे होंगे ना कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है और मैं क्यों शादियों के विरोध में बात कर रही हूँ। तो मैं शादियों के विरोध में नहीं हूँ, शादियाँ हूँ, लेकिन जो नियम है उसके हिसाब से अगर हो तो शायद तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं बात करूँ कोरोना महामारी के बचने के जितने भी उपाय हमारी सरकार ने बताई है या जो नियम लागू हैं जांच कराने के सरकारी हॉस्पिटल में, उस तरह के ये जो नियम हैं इसकी व्यवस्था बहुत ही टूटी फूटी है। मैं आपको अब एक और ठोस उदाहरण बताऊंगी और वो मेरा खुद का उदाहरण है। दोस्तों, मैं पिछले 15 दिनों से काफ़ी बीमार थी। सर्दी का मौसम है ही और मैं अक्सर 2-3 साल के बाद बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाती हूँ। तो मुझे सर्दी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और मैं बेड से उठ ना पा रही थी। तो जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, सभी को लगा कि कहीं मैं कोरोना पीड़ित तो नहीं हूँ और सब ने बोला कि मैं जा कर के कोविड का टेस्ट करा। मैं बहुत कहने के बाद सरकारी हॉस्पिटल बांदा में गई और वहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के लिए बोला तो मेरा नाक से सैंपल लिया गया और उसकी रिपोर्ट 15 मिनट के बाद नेगेटिव आ गई। उस रिपोर्ट को लेकर के जब मैं डॉक्टर के पास गई और जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं वो भी सरकारी हॉस्पिटल में अभी भी जॉब करते हैं, तो मैं उनके पास में गई और उन्होंने बोला कि आपने कोरोना का टेस्ट कराया कि नहीं। तो मैंने उनके सामने सरकारी हॉस्पिटल की उस रिपोर्ट को रख दिया कि सर ये रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट नहीं चलेगी क्योंकि ये रिपोर्ट सही नहीं होती है। तो मैंने उन्हीं के सामने ये बात बोली कि आप ही के हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट है और आप ही अगर ऐसे बोल रहे हैं तो बाकी के जो लोग जांच कराने के लिए जाते हैं उनके क्या हालात होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जा कर के जो वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं उनसे बोल दीजिए कि हमें RT-PCR की जो जांच होती है जिसमें से नाक से और गले से सैंपल लिया जाता है और 2 से 3 दिन के बाद में वो रिपोर्ट आ जाती है, वो वाली जांच आप करा के हमें दिखाइए, वो जांच सही होती है।
मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैं गई दूसरे दिन सवेरे और मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई, तो मुझे भेजा गया कि जो दूसरी वाली बिल्डिंग है आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर एक टीम आती है और वही आपकी जांच करेगी। मैं उस बिल्डिंग के पास में गई और वहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी बैठा था। 10:30 बज चुके थे सुबह के और मैंने कहा कि मुझे ये जाँच करानी है। तो उस कर्मचारी ने कहा कि मैडम आप परेशान मत होइए, ये टीम 24 तारीख से यहाँ पर नहीं आई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जांच को कराने के लिए लौट गए हैं। चूँकि आप काफ़ी बीमार हैं तो अगर आप मेरी सलाह लें तो आप बांदा के आज़ाद नगर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं आप वहाँ पर चली जाइए, वहाँ पर आपकी अच्छे से ये वाली जांच हो जाएगी, वहाँ पर ये जांच होती है। तो मैं वहाँ से फिर आज़ाद नगर गई और वहाँ पर मेरी जांच हो गई है। जब जांच हुई तो मैंने जो मेरी जांच कर रहे थे उनसे मैंने पूछा कि रिपोर्ट कब तक आएगी और कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि हमने आपका सैंपल ले लिया है और हम इस सैंपल को हम भेज देंगे लैब में, लेकिन आपकी रिपोर्ट कब आएगी कैसे आएगी इसका डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने मुझे एक लिंक दिया जो वहीं पर एक पोस्टर में था और उन्होंने कहा आप इसकी फ़ोटो खींच लो, उसी में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने 2 दिन के बाद में तीसरे दिन मैं लगातार पूरा दिन उस लिंक को खोलती रही। बहुत समय के बाद में वो खुला और बाद में मेरे मोबाइल नंबर पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप अपना जब नंबर डालेंगी तभी ये खुलेगा और उसमें एक कोड आएगा, उसको आपको डालना होगा। तो जब मैंने उस कोड को डाला, मोबाइल नंबर को डाला, तो मेरे नंबर में 2 रिपोर्ट खुल रही थी। जब मैं उसको देख रही थी तो मैं चौंक रही थी, क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी कि एक ही नंबर में 2 लोगों की रिपोर्ट कैसे खुल सकती है। जब मैंने देखा तो नाम जो पहली रिपोर्ट थी पहले कॉलम में उसमें मेरा नाम था, वो सही था, उसकी स्पेलिंग सही थी, लेकिन जो मैंने पता बताया था वो गलत था, तारीख गलत थी, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव थी। जो दूसरी रिपोर्ट थी दूसरे कॉलम में वहाँ पर मेरा नाम गलत था, पता सही था, तारीख सही थी, रिपोर्ट निगेटिव थी। अभी इस असमंजस में मैं पड़ गई कि सरकारी अस्पताल में मुझे बोला गया कि हमारे पास में किसी तरह का कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लैब से संपर्क करिए। हमने एक नंबर भी वहाँ से इंटरनेट से निकाला और उसमें हमने फ़ोन किया तो वो नंबर कहीं और का जा कर के निकला। अब मैं बीमार हूँ, दोनों जगह में मेरे नंबर में मात्र 2 ही रिपोर्टें खुल रही हैं और दोनों में सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो इस तरह की जो गड़बड़ी है, हालांकि लास्ट में मुझे मानना पड़ा कि हो सकता है कि जो दूसरी वाली रिपोर्ट है जहाँ पर कविता की जगह कवित्री लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो सही हो, और इस अनुमान के साथ में मैं मान करके बैठ गई। हालांकि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ और आपके सामने मैं बातचीत कर रही हूँ, लेकिन ये जो ज़मीनी हकीकत है, जो सरकार इतना ढिंढोरा पीट रही है, टीवी में प्रचार कर रही है, बड़े बड़े बैन को चौराहों में लगवा करके जांच रिपोर्ट के बारे में इतना सबको पब्लिक को भरोसा दे रही कि फ्री टेस्ट हो रहा है, इतनी देर में रिपोर्ट आएगी और हम इसको काबू में पा लेंगे, इसकी ज़मीनी हकीकत बहुत बुरी है। सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, मेरे आंखों देखी, मैंने खुद में इस चीज़ को झेला है। एक पढ़ा लिखा जानकार इंसान के साथ में अगर ऐसी स्थिति हो सकती है तो आप समझिए कि जो एक गांव का व्यक्ति है, अगर वो कोरोना की जांच कराना चाहता है तो वो कितना नहीं भटकता होगा। जिनके पास में इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, रिपोर्ट देखने के लिए उनको कोड नहीं पता है, स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा अपनी रिपोर्ट पाने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लापरवाही नहीं करना है, सरकार के भरोसे नहीं रहना है। ये जो बीमारी को पनपाने के लिए, बीमारी को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको कंट्रोल में हम और आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जांच में, रिपोर्ट में किस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। और अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है जो जांच कराने गया और वो पॉजिटिव है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं, वो विश्वास नहीं कर रहा कि ये मेरी रिपोर्ट है, तो वो व्यक्ति तो बिना मौत के ही मर जाएगा, इलाज भी नहीं करा पाएगा। तो ये सरकार की जो व्यवस्था है, जो इतनी टूटी फूटी गड़बड़ व्यवस्था है, बीमार व्यवस्था है, उस पर सवाल उठाना बहुत ही वाजिब है। और आपको और हम सबको मिल कर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए।
तो दोस्तों मैं जाते जाते बस यही बोलूँगी कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए। अभी मैं आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने और भी चर्चा करूँगी कि और भी एक बीमारी अपने देश में पनप रही है। थोड़ा वेट करिए, मैं उसके बारे में भी आपके साथ में बात करूँगी। तो दोस्तों ये वाले शो में अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपके सामने फिर पेश होंगी कुछ करारी बातों के साथ में। अरे हाँ, ये बात तो मैं कहना ही भूल गई हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही जा कर के कर लीजिए, ताकि मेरे हर शो और खबर लहरिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये वाला शो अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो भी आपके सुझाव हैं, राय हैं, कमेंट हैं, जो आप मुद्दे पर चर्चा सुनना चाहते हैं वो आप ज़रूर से मेरे साथ में शेयर करिए। तो नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।